हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहाँ पर हम ज्ञान के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात भी करते हैं। और इस फैक्ट्स को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आजकल स्पेशली मैंने मॉम्स के लिए भी सेक्शंस दिए हैं, जिसमें मदर्स अपने बच्चों को घर पर राइटिंग करना, रीडिंग करना कैसे सिखा सकते हैं, तो वो भी आप अपने फ्रेंड्स को या अपने घर में भी सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो भी बुक्स वगैरह आपको प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, आपको मिलनी चाहिए, या आपके लिए कौन सी बुक सही है, आप उनके सबके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वो बुक्स खरीदनी है तो आप वहां से जाकर साइट से उन सारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का है, इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अब जब हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो थर्ड है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर है। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हर बार बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है, चाहे वो डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो सकता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। यानी कंपलसरी है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता ही है। एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज आपने जूनियर सेक्शंस में भी पढ़ा है और समझा भी है। वही है, इसमें थोड़ा सा एलोबरेट किया है कि हमने उन सबको अपनी जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इंक्लूड किया है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी यानी वो जिसमें हम प्रोडक्शन के लिए पहली जो स्टेज होती है, यानी जैसे हम जो रॉ मटेरियल जहां से हमें मिलता है उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जैसे उसमें एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल मिलेगा। लाइक एन एग्जांपल, जैसे हमें वीट है, तो जो वीट है वो हमें कहाँ से मिलेगा, खेतों से मिलेगा। वीट का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से होगा, खेतों से होगा। तो ये प्राइमरी सेक्टर हुआ। जब ये वीट मार्केट में सेल होने के बाद फैक्ट्री में जाएगा, तो वहां पर हमने जैसे इससे बिस्किट बनाया, बिस्किट को बनने के बाद वो हमारे पास बाई ट्रांसपोर्ट या किस तरीके से हम तक पहुंचता है, वो इसका थर्ड सेक्टर हो जाएगा, यानी सर्विस वाला सेक्टर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास, इनको ही हमें पढ़ना है। प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर तो मेन एक्टिविटी है ही सही हमारे पास, लेकिन जैसे फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो प्राइमरी सेक्टर्स यानी जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये इसके पार्ट हैं। तो यानी प्राइमरी एक्टिविटीज को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी जो सेकेंड स्टेज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वीट है, वीट प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाला रॉ मटेरियल है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में जाके उससे बिस्किट, बॉर्नवीटा यानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। अब ये यहाँ पर हमें जो रॉ मटेरियल मिला है उससे हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट होगा, यानी ये प्राइमरी एक्टिविटी के बाद का नेक्स्ट स्टेप है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। थर्ड है टर्शरी एक्टिविटीज, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी में तैयार तो हो गया है, लेकिन उसमें हमें क्या चाहिए, हमें जैसे आपके सर्विस के लिए आपको ऑटो की ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, बैंक की जरूरत होगी जो फाइनेंस करेगा, आपको पैसे की जरूरत है। तो टर्शरी सेक्टर कौन सा हो गया, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी चीज तैयार है वो उसके लिए सर्विस की तैयारी की जाती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। अब ये तीनों मिलकर ही जीडीपी बनाती है और उस कंट्री की डेवलपमेंट को शो करता है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। जीडीपी मीन्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जब कोई चीज तैयार होकर फाइनल गुड्स प्रिपेयर हो जाता है। जैसे एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल वीट था, तो वो जीडीपी नहीं है। जीडीपी कब बनेगा, जब वो फाइनल तैयार होकर सर्विस गुड्स में काउंट हो जाएगा।
इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, यानी जो भी चीज तैयार हो रही है वो उस साल पर्टिकुलर ईयर में द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उस साल में जो तैयार हुआ है, जो सेल हुई है, वही उसकी जीडीपी कहलाती है। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द कंट्री, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। उस साल में जो भी चीज तैयार होती है वही जीडीपी में फाइनल उसमें काउंट की जाती है। नेक्स्ट है ये हम उसको एंड में कंप्लीट करेंगे इस वाले टॉपिक को, महात्मा गांधी यानी मनरेगा वाले पॉइंट को। उससे पहले हम सेक्टर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था उसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसीलिए आप इनके बीच में डिफरेंशिएट को भी लर्न करेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी नेम में ही क्लियर है ना, ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित तरीके से। जैसे उसमें क्या होगा, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा। आपको इनमें से कोई से भी 5 पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं और उन्हीं को ही आपको अपने आंसर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफरेंशिएट करते हो, तो जो यहाँ पे जैसे रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, तो सॉरी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, यहाँ पर इरेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेटर वेजेस मिलते हैं तो यहाँ पे बेटर वेजेस नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से दोनों तरफ के सेम पॉइंट होने चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो इन्हीं बातों का एग्जाम में जब आप अपने आंसर्स बोर्ड में, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नेम से क्लियर है, जैसे व्यवस्थित तरीके से होना, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो आपकी वेजेस होती है यानी जो सैलरी होती है वो अच्छी होती है, गुड वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जैसे सारी ये वही चीज़ें जैसे एज ए गवर्नमेंट जॉब्स में होती है, जैसे जॉब की सिक्योरिटी मिलना हुआ, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 6 आवर्स का वर्क होता है, आपको लीव होती है, और जो लीव होती है जैसे आपको उसके साथ मेडिकल भी मिलता है, अदर अलाउंस भी मिलते हैं, पेड हॉलीडेज होती हैं, आपकी छुट्टियों के पैसे नहीं काटे जाते हैं, यानी कुछ आपको सीएल वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेम इरेगुलरिटी होती है, यानी फिक्स इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेस वेजेस होती हैं, कम सैलरी मिलेगी, जो वर्किंग कंडीशंस होंगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, यानी आपको सारी चीजें मिले, ये वहां पर ऐसा नहीं होगा। साथ में आपको पुअर जॉब सिक्योरिटी हुई, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, कोई वर्क आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, आपको 6 घंटे के बजाय 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी काम करना पड़ता है। और मल्टी नेशनल कंपनीज में तो ये आवर्स 18 आवर्स का टाइम हो जाता है, कोई छुट्टी नहीं होती है, और उन हॉलीडेज का आपको जो हॉलीडेज लेते हो उनका कोई पेड नहीं होता, यानी उनकी कोई सैलरी आपको अलग से नहीं दी जाएगी। उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही पब्लिक सेक्टर में काउंट होता है। तो जैसे इसमें जितनी भी रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में आती हैं। वही अगर पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, आपकी जॉब की सिक्योरिटी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे टिस्को है, बालाजी है, रिलायंस है, ये कंपनीज क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं। अब ये जो वर्क पीपल्स को जो काम पे रखते हैं उनको अपने ही अकॉर्डिंग, अपनी टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम किया जाता है। तो ये है हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब है महात्मा गांधी वाला। तो महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो जो स्टार्ट हुआ था 2005 में हुआ था, और ये अंडर नरेगा, जिसके इसको पहले इसका नाम नरेगा ही था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया तो इसलिए मनरेगा बन गया है। इसमें क्या है कि आपको गारंटी मिलेगी कितने, 100 दिन की, कम से कम आपको 100 दिन के लिए सरकार की तरफ से वर्क करने के लिए दिया जाएगा, और आपको पेमेंट भी होगा। अब इसमें चाहे गवर्नमेंट किसी भी तरीके से आपसे काम करवा सकती है, यानी आपको पत्थर एक जगह से दूसरी जगह रखवा सकती है। कोई जैसे विलेजेस होते हैं, अगर वहाँ पे मनरेगा का काम करवाया जाता है तो जैसे पॉन्ड्स प्रिपेयर करवा लिए, तालाबों की सफाई करवानी हुई, स्कूल का निर्माण करना हुआ, इस तरीके के काम इसमें करवा लिए जाते हैं। तो मनरेगा एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि इसमें लोगों को जॉब भी मिल जाता है और उस एरिया का डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम हो जाता है। और जैसे मेडिसिन वगैरह हुई, या जैसे जो फीमेल्स होती है अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनको क्या है कि स्कूल्स में भी जैसे आंगनबाड़ी होती है वहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जाती है।
ग्रोइंग ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उससे पहले ये देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर एक भी सेक्टर को प्रॉफिट होता है तो वो सभी सेक्टर को प्रॉफिट होता है। तो अगर एक को नुकसान होगा तो अदर को भी नुकसान होगा। टर्शरी सेक्टर में जो काउंट होते हैं, जैसे हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सर्विस देने वाला सेक्टर है, इसीलिए इसमें हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें जो इसमें शामिल होती है, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम सर्विस, पुलिस स्टेशन, ये टर्शरी सेक्टर में काउंट होती है। और जो सर्विस सेक्टर ही होता है वही हमें ग्रोथ कराता है, यानी देश की कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से ही शो होती है। The development of agriculture and industrial leads to the development of services। अगर हमारा जो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ करता है। Services such as transport, trade, storage and like this. Greater the development of primary and secondary sector, more than we demand of such services। क्योंकि आजकल एट प्रेजेंट देखो हर चीज हमें, जैसे बैंक है तो बैंक हमें लोन देना या हमारे अमाउंट को डिपॉजिट करना, इन सब चीजों में भी सर्विस सेक्टर हमारे लिए काउंट होता है। तो थर्ड सेक्टर जो टर्शरी सेक्टर है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। As the income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating हुआ, बाहर घूमने जाने का हुआ, शॉपिंग हुई। क्योंकि जब आपके पास अर्निंग आने लग जाती है, पैसा आता है, तो ऑब्वियस आप खर्च भी करते हो। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हुई, ग्रोथ अच्छी हुई है, तो अदर सेक्टर्स को भी फायदा हुआ है, यानी सेकेंडरी सेक्टर्स को भी मिला है और सर्विस सेक्टर्स को भी ग्रोथ हुई है। ओवर द पास्ट डेकेड्स, अगर हम ये देखते हैं कि पुराने समय पे तो 200-300 साल पहले ही इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी लेवल जो है उसको सेकेंडरी एक्टिविटी की ग्रोथ हो चुकी थी, इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। पहले प्राइमरी सेक्टर मेन था, फिर वो कन्वर्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ डाइवर्ट हो गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर मेन हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लगा है कि अब हमारी डिमांड से ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन होने लगा है। साथ में अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल है, जिसकी वजह से आज मैं आपको लेसन डिलीवर भी कर पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। और हम जिस कंट्री का जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड कंट्री बनती है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट में आज हमारे पास इसी का है कि सबसे जो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जिसकी इकोनॉमिक में है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का जो नंबर आता है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो 7th नंबर का है, बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। क्योंकि सर्विस सेक्टर कौन सा हुआ? टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर की वजह से क्या है, इंडिया वर्ल्ड लेवल पे 7th नंबर पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है। यानी हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से हुई है। तो ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी थे और हमारे लिए बहुत अच्छा भी है। तो ठीक है, बाय बाय।